बजट 2023 में जीएसटी में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में 15 चेंज करे गए हैं और इंटीग्रेटेड जीएसटी में 2 चेंजेस करे गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सी अखिलेश तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश हुआ था उसमें टोटल 17 चेंजेस जीएसटी में प्रपोज करे गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। जो पहला चेंज उन लोगों ने किया है, पहला चेंज सेक्शन 10 में करा है, जिसमें वर्ड गुड्स और को ओमिट कर दिया है। सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 क्लॉज डी एंड सबसेक्शन 2A के क्लॉज सी में गुड्स और को ओमिट करा गया है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये है कि कोई भी बिजनेस, स्मॉल बिजनेस अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर माल सेल करता है, गुड्स सेल करते हैं, तो पहले उनको कंपाउंडिंग स्कीम में जाने को परमिशन नहीं थी। अब सभी व्यापारियों को जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू माल बेच रहे हैं वो भी कंपाउंडिंग स्कीम का सुविधा ले सकते हैं। सेकंड प्रोविजन में और थर्ड प्रोविजन में चेंज किया गया है। सेकंड प्रोविजन में फॉर द वर्ल्ड एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में फॉर द वर्ल्ड पेड बाय हिम along with इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50 सब्स्टिट्यूट किया गया है। मतलब कहने का ये है कि जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर आपने किसी भी सप्लायर को पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं किया है, तो आपको उसकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जितनी भी इनपुट आपने क्रेडिट अवेल करा था वो ऐड करना होता था, लेकिन उसमें ऐड करने में आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है, तो उसको टेक्निकल प्रोविज़न इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। थर्ड प्रोविज़न में सेक्शन 16 में एक चेंज करा गया है, बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज ये है कि पेमेंट मेड बाय हिम आफ्टर द वर्ल्ड, पेमेंट मेड बाय हिम द वर्ल्ड टू द सप्लायर किया गया है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी परचेजर ने अगर अपने सप्लायर को पेमेंट किया है तो केवल और केवल वो सप्लायर को पेमेंट कर सकता है। पहले क्या था कि उसमें लिखा था कि पेमेंट मेड बाय हिम, अब पेमेंट मेड बाय हिम टू द सप्लायर वर्ल्ड ऐड कर दिया गया है। सप्लायर के अलावा हम किसी को भी अगर हम पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 16 में हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगला चेंज, तीसरा चेंज सेक्शन 17 में किया गया है। सेक्शन 17 में सब सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन में फॉर द वर्ल्ड एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 5 ऑफ द सेट शेड्यूल की जगह सब्स्टिट्यूट करा गया है एक्सेप्ट नंबर 1 the value of security or transaction specified in paragraph 5 of such schedule and the value of such activities or transaction as prescribed in respect of clause A of paragraph 8 of the said schedule सब्स्टिट्यूट किया गया है। सेक्शन 17 में सब सेक्शन 5 में क्लॉज F के बाद एक क्लॉज FA इंसर्ट किया गया है। क्लॉज FA क्या कहता है? क्लॉज FA में ये कहा गया है कि अगर किसी भी कंपनी ने CSR एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करी हैं तो उसमें अभी तक वो लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते थे, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट बैन कर दिया गया है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में क्लॉज F के बाद क्लॉज FA के थ्रू आप अब CSR एक्टिविटीज़ में अगर कोई भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे थे अभी तक, तो जब भी इसको सेक्शन क्लॉज नोटिफाई होगा तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला चेंज सेक्शन 23 में किया गया है। सेक्शन 23 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। जो पुराना सेक्शन 23 था अब नए सेक्शन 23 से सब्स्टिट्यूट किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सब्स्टिट्यूशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से किया गया है। सेक्शन 23 क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन
सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 और सेक्शन 24, मतलब नॉन एब्सेंटी क्लॉज से ये शुरू होता है कि सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में या सेक्शन 24 में कुछ भी लिखा हुआ है उसके कोई मतलब नहीं है, सेक्शन 23 विल प्रिवेल। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी दी गई है कि अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी का। और सेक्शन 24 में अगर आप आरसीएम के अंडर में लायबल हो टैक्स पे करने के तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। इन दोनों सेक्शन में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है, लेकिन अब सेक्शन 23 में इसको कहा गया है कि ये दो सेक्शन होंगे तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। कब? उन पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है जो नंबर 1 एक्सक्लूसिव बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं जीएसटी एक्ट में और अंडर आईजीएसटी एक्ट में है, तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। और क्लॉज 2 है एग्रीकल्चरिस्ट के केस में, किसान के केस में, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोसीड्स आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। इन दोनों कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। इसका ह्यूज इम्प्लीकेशन है। ह्यूज इम्प्लीकेशन उन लोगों के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है जो कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करने में अभी तक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था क्योंकि कुछ टैक्सेबल सर्विसेज भी थी, लेकिन अब इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है सेक्शन 23 के उसमें। अगला चेंज सेक्शन 37 में आया है। सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 44 एंड सेक्शन 52। सेक्शन 37 जीएसटीआर 1 के लिए है, आउटवर्ड सप्लाई के लिए। सेक्शन 39 फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स जो 3B है उसके लिए। सेक्शन 44 फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 99NC के लिए। एंड सेक्शन 52 जीएसटीआर 8 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उनके लिए आया है। तो इसमें बेसिकली एक क्लॉज सब में ये इंसर्ट करा गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द रिटर्न of outward supply under section 37 or filing of returns under section 39 section subsection 11 or annual return under section 44 subsection 2 or GSTR 8 under section 52 after section under subsection 15। 3 साल के बाद after the expiry of period of 3 years from the date of furnishing of due date of furnishing of return आप रिटर्न्स नहीं फाइल कर सकते इन चारों सेक्शन के अंडर में। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली कोई भी आदमी 3 साल तक बिना रिटर्न फाइल करे उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं चलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सेक्शन 54 में चेंज किया गया है। सेक्शन 54 में वो सेक्शन 54 रिफंड ऑफ जीएसटी के ऊपर है। उसमें रिफंड ऑफ जीएसटी में सब सेक्शन 6 में वर्ड एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली एक्सेप्टेड ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 56 में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिफंड की वर्किंग होती है। इसमें फ्रॉम द वर्ड सब्स्टिट्यूट करे गए हैं फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स को सब्स्टिट्यूट करा गया है फॉर द पीरियड ऑफ डिले बियॉन्ड 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स। दोनों में प्रैक्टिकली तो मेरे को कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है। सेक्शन 122 पेनाल्टी। सेक्शन 122 पेनाल्टी में सबसेक्शन 1A के बाद में सेक्शन 1B इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 1B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने किसी भी बिजनेसमैन को सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या दोनों अनरजिस्टर्ड पर्सन
के थ्रू करी है, अदर देन द पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बाय नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर द एक्ट, और allows an interstate supply of goods or services, or both, by a person who is not eligible to make such interstate supply, or fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under subsection 4 of section 52 GSTR 8। मतलब 3 कंडीशन है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने किसी भी व्यापारी को अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू माल परचेज सेल करने की अनुमति दी है जो कि जिसको कि एग्जम्पशन नहीं मिला है, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई करने को अनुमति दे दी है जो कि इंटरनेट सप्लाई करने का हकदार नहीं था, या फिर जिस भी व्यापारी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो माल भेज रहा था उसने अपना GSTR 8 एनुअल रिटर्न गलत फाइल करा है, गलत रिटर्न दिए हैं, तो उसमें उसकी पेनाल्टी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आई है, और वो पेनाल्टी है 10,000 रुपीज़ और एन अमाउंट इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। सेक्शन 132 के सबसेक्शन 1 में क्लॉज GJK को ओमिट कर लिया गया। ये GJK क्या है? क्लॉज G में अगर कोई भी बिजनेसमैन प्रिवेंट करता है ऑफिसर को इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, J अगर कोई बिजनेसमैन टैम्पर करता है मटेरियल एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, के अगर कोई भी बिजनेसमैन फेलियर हो जाता है इंफॉर्मेशन सप्लाई करने में जो कि GST डिपार्टमेंट चाहता है। इन तीनों कंडीशन में पहले प्रोसिक्यूशन था, अब उसको ओमिट करने से बड़ी राहत मिली है और बिजनेसमैन को प्रोसिक्यूट बिहाइंड द बार जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक ऑफेंस वो ऑफेंस है कि अगर बिजनेसमैन ने कोई भी इनवॉइस रेज कर दिया है, इनवॉइस जारी कर दिया है बिना माल सप्लाई करे, केवल उस ऑफेंस को छोड़ करके बाकी सारे ऑफेंसेस में प्रोसिक्यूशन के लिमिट 1 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए कर दी है। मतलब 2 करोड़ रुपए तक अगर आपका टैक्स इवेजन का वो नहीं है तो आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकेगा। केवल एक ही कंडीशन प्रोसिक्यूट होगा जिसमें कि अगर आपने बिल्स इश्यू करे हैं बिना गुड सप्लाई के। सेक्शन 138 CGST एक्ट में चेंज किया गया है। उसमें बेसिकली क्या है, चूंकि GJK को ओमिट कर लिया गया है तो उसी लिए लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करा गया है। कंपाउंडिंग के केस में क्या हुआ है कि जो कंपाउंडिंग की जो अमाउंट थी, कंपाउंडिंग की मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट को चेंज करा गया है। पहले कंपाउंडिंग की मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपीज़ और 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, और मैक्सिमम अमाउंट 30,000 रुपीज़ और 150% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व थी। अब कंपाउंडिंग की अमाउंट जो है मिनिमम 25% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व अमाउंट एंड मैक्सिमम 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट। तो ये एक स्वागत योग्य चेंज है जिसमें कि आपको राहत मिलेगी, बिजनेसमैन को राहत मिलेगी। हाँ, कंपाउंडिंग वही जो ऑफेंस है जिसमें कि बिजनेसमैन अगर इनवॉइस रेज करता है बिना गुड्स इशू करे, गुड्स की सप्लाई करे बगैर इनवॉइस रेज करता है तो उस केस में उसको कंपाउंडिंग नहीं हो सकती किसी भी हालत में। एक चेंज सेक्शन 158 के बाद में नया सेक्शन 158A को इंसर्ट किया गया है। 158A इंसर्ट में 3 क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1, 2 और 3। क्लॉज 1 कहता है नथिंग नॉटविथस्टैंडिंग, नॉन स्टैंडिंग क्लॉज है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 133, 152 एंड 158 द फॉलोइंग डिटेल्स फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 on the recommendation of council be shared by common portal with other agencies with other systems as notified by the government। क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? पहली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर्स फर्निश्ड, जो रिटर्न्स के पर्टिकुलर्स हैं सेक्शन 25 के और 39 के और 44 के जो पर्टिकुलर्स हैं वो
आप शेयर कर सकते हैं दूसरे सिस्टम के साथ में। रजिस्ट्रेशन के समय जो इंफॉर्मेशन दे रखी है डीलर ने, उसको हम शेयर कर सकते हैं, सर मतलब जीएसटी पोर्टल शेयर कर सकती है। और जो इनवॉइस अपलोड करते समय जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो भी जीएसटी पोर्टल जो है दूसरे सिस्टम के साथ में शेयर कर सकती है। लेकिन शेयर कब कर सकती है? शेयर वो तभी कर सकती है जब सबसेक्शन 2 में उसने डीलर से उसकी कंसेंट ले रखी है। अब ये सोचने वाली बात है, कोई भी डीलर अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे एजेंसी के साथ में शेयर करने के लिए कंसेंट क्यों देगा? खैर, इसमें एक क्लॉज 3 लाया है जिसमें सरकार ने ये कहा है कि इन केस notwithstanding anything contained in any law for the time in force, no action shall be laid against the government with respect to any liability arising consequent to the information shared under this section. लास्ट चेंज सेक्शन 142 में किया गया है सीजीएसटी एक्ट में। सीजीएसटी एक्ट में शेड्यूल 3 में पैराग्राफ 7, 8 एक्सप्लेनेशन 2 shall be deemed to have been inserted therein with effect from 1st day of July 2017। बेसिकली ये सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 1 फरवरी 2019 से अमेंड करा गया था। अब 1 फरवरी 2019 से अमेंडमेंट जब किया गया था तो उसमें ये था कि 1 फरवरी 2019 के बाद एप्लीकेबल होगा। अब उसको सरकार ने 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल कर दिया है। हाँ, उस केस में ये है कि कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा अगर टैक्स कलेक्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये रहे सारे सीजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट जो सरकार ने किए फाइनेंस बजट 2023 के थ्रू। आईजीएसटी में 2 चेंजेस हैं। एक सेक्शन 2 में क्लॉज 16 को सब्स्टिट्यूट किया है नए क्लॉज 16 से। नौ क्लॉज 16 में नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट मीन्स एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, ये जो कंटेंट ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे थे, इसमें अगर कोई भी जो रेसिपिएंट है वो नॉन टैक्सेबल है, उस कंडीशन में उसकी टैक्स की लायबिलिटी कंटेंट प्रोवाइडर के ऊपर डाल दी गई है। कंटेंट प्रोवाइडर विल हैव टू पे द जीएसटी अपॉन द कंटेंट रिसीव्ड बाय द नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट। इन सेक्शन नेक्स्ट चेंज है आईजीएसटी में सेक्शन 12 में एक प्रोविजो लाया गया था 1 फरवरी 2019 को सबसेक्शन 8 में। उस प्रोविजो को ओमिट कर लिया गया है, डिलीट कर लिया